Hello students, next topic of our syllabus is mechanism of organic reaction. So what does this term mean? When we carry out any organic reaction, we add reactants, some reagents, and we get the products. Now, how this reactant get converted to product? हमारा कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है या थ्रू इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो रहा है या थ्रू ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में हो रहा है। तो जो हमारे पास और मैकेनिज्म है, इसमें हम वो सारा पाथवे, सारे स्टेप स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, दिट मीन्स हमारा कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है, ये सब फैक्टर्स हम उस रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इजीली वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो भी हमने मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं या हम कोई भी मैकेनिज्म डिस्कस करें, अगर हमें इन टर्म्स की नॉलेज है तो हमें वो मैकेनिज्म इजीली समझ आ जाता है। सबसे पहले है एरोस के बारे में हम बात करते हैं। एरोस आप लोगों ने डबल हेडेड एरो भी पढ़ा है, ऐसे एरो भी पढ़ा है, ये एरो भी देखा होगा एंड ये एरो भी देखा होगा। अब हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल सिंगल हेडेड एरो, इस केस में हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में, कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताता है। सपोज मेरे पास लोन पेयर यहाँ गया, मेरे पास ROH 2 पॉजिटिव बना, मेरे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताई, दैट इज कर्व्ड एरो से हम सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो हमारा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताता है। ये हमें अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिश हुक एरो, और तुम कह सकते हो सिंगल हेडेड। हमारे पास यहाँ पे जैसे हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, मीन्स मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाता है। वो किस केस में हमारा पॉसिबल है, फ्री रेडिकल्स के केस में। सपोज मेरे पास कोई बॉन्ड है, इस केस में ये मेरा होमोलिटिक लीव हो रहा है। अभी हम होमोलिटिक टर्म भी डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास है डबल हेडेड एरो, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। दो अगर सपोज मेरी दो स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनका आपस में वो किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिलेशन बताता है। ये मेरे पास बेंजीन की एक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास बेंजीन की दूसरी स्ट्रक्चर है, दोनों ही हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। अभी हम बात कर रहे थे ना होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। हमारा बॉन्ड यूनिफॉर्मली भी ब्रेक हो सकता है, सिमेट्रिकल भी ब्रेक हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी ब्रेक हो सकता है। सबसे पहले पर हमारे पास है होमोलिटिक क्लीवेज। होमो वर्ड का हमारे पास क्या मीनिंग है, होमो हमारे पास टर्म यूनिफॉर्म, लिटिक वर्ड का मीनिंग होता है क्लीवेज। अगर यूनिफॉर्म क्लीवेज हो, सिमेट्रिकल क्लीवेज
हो तो हमारे पास वो होमोलिटिक क्लीवेज है। सिमेट्रिकल क्लीवेज क्या हो सकती है? अब हम कहते हैं ना सबको एक बराबर मिल जाए, वो कैसे पॉसिबल है? मेरे पास सपोज ये बॉन्ड है, मेरा बॉन्ड इस हिसाब से टूटे, दोनों इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए। अब हम फिश हुक कैरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मेरे पास दो H रेडिकल बन गए, तो ये मेरे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। इस केस में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमारे पास मेरे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक के पास ज्यादा चला जाए, एक के पास कम आ जाए। वो कब पॉसिबल है? सपोज मेरे पास कोई भी बॉन्ड है और हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। HCl जब हम कहते हैं ना मेरे पास H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बना, इट मीन्स मेरे पास होमोलिटिक क्लीवेज में एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए, दूसरा डेफिशिएंट रह गया। जिसके जो डेफिशिएंट रह गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो रिच हो गया उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज A पॉजिटिव B नेगेटिव। और अगर मेरा B इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव A नेगेटिव हो जाएगा। डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। अगर मेरा A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है A नेगेटिव आएगा, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है B नेगेटिव आएगा। अभी हम AB जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, बट अब HCl के केस में हमें पता है Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C पे नेगेटिव चार्ज, Cl पे एंड H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है हमारे पास कार्बोकेटायन एंड कार्बे अनाइन बनते हैं। दूसरे वाले केस में हमारे पास जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है फ्री रेडिकल बनते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक में कौन सा लो एनर्जी डिसोसिएशन पाथवे और कौन सा हाई एनर्जी? लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी का मीनिंग क्या है? किस केस में हमें कम एनर्जी चाहिए होती है? कोई भी बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। अब एक बॉन्ड मेरा सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली होमोलिटिक क्लीव हो रहा है, दूसरा बॉन्ड मेरा हेट्रोलिटिक अनसिमेट्रिकल क्लीव हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से किस केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए? जब हमने सबको इक्वल दे देते हैं तो थोड़ी शांति होती है ना, बट जब हमें सबको अनइक्वल देते हैं तो अशांत माहौल होता है, हमें उस अशांत को शांत करने के लिए मोर एनर्जी लगानी पड़ती है। सेम यहाँ पे है, जो मेरा होमोलिटिक क्लीवेज है वो लो एनर्जी डिसोसिएशन प्रोसेस है, बट जो मेरे पास हेट्रोलिटिक है वो मेरा हाई एनर्जी डिसोसिएशन प्रोसेस है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड है, मैंने मिथाइल क्लोराइड को ब्रेक करना है, इस केस में मेरा दोनों ही वे से पॉसिबल है। अगर मैं इसको फ्री रेडिकल मेरा होमोलिटिक पाथवे आ जाता है, और अगर मेरा हेट्रोलिटिक पाथवे हो तो मेरे पास CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनते हैं। अब इस केस में अगर हम एनर्जी की वैल्यू कंपेयर करें तो इस केस में हमें लो एनर्जी चाहिए होती है और इस केस में हमें हाई एनर्जी चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हो रही है, इंटरमीडिएट उस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो मेरा कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है। वो इंटरमीडिएट स्पीशीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गए। ये हमारे पास हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बेनाइन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कार्बीन्स भी हो सकती है। तो ये हमारे डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन्स आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। कार्बोकेटाइन्स हम कौन सी स्पीशीज को बोलते हैं? कार्बोकेटाइन्स हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जिन पे, मीन्स हम पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कह देते हैं।
और हम क्या कह सकते हैं जर्नल, मेरे पास अभी हमने ऊपर भी एग्जाम्पल करी, मिथाइल क्लोराइड है, हाइड्रोलिटिक क्लीव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मिथाइल कीटाइन, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। ये अनस्टेबल होते हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इनको आइसोलेट करना, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, जैसे बनते हैं इमीडिएटली किसी ना किसी और स्पीशी के साथ रिएक्ट कर देते हैं। अनस्टेबल होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है, अब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं तो इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है, शॉर्ट लाइफ हो जाती है इनकी। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन आते हैं। अब हम कार्बोकेटाइन कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन करेंगे, फिर इनकी हम स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इनके बारे में स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हम इनको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला ही हमारा है डायरेक्ट आयोनाइजेशन से। डायरेक्ट आयोनाइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो उसको हम कार्बोकेटाइन और हमारे पास अनायन बन जाता है, क्लोराइड रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का हमारे पास बाय डायरेक्ट आयोनाइजेशन। सेकेंड हमारे पास है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब मेरे पास प्रोटोनेशन वर्ड का क्या मीनिंग है? कहीं भी प्रोटोन ऐड हो, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, और आप क्या कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे कौन सा आ सकता है? हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करा था ना, उस केस में हमारे पास कोई भी एल्कीन थी। जब इसमें H पॉजिटिव ऐड होता है तो मेरे पास H पॉजिटिव अगर इसी कार्बन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसी पे जाता है ना, प्लस सी इफेक्ट हमने पढ़ा था, तो मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है CH3 CH2 पॉजिटिव। इट मीन सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड वे हो गया कार्बोकेटाइन बनाने का। देन उसके बाद हमारे पास है जिन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर पड़ा है वहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन ऐड हो जाए। लोन पेयर वाला कोई भी मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं एल्कोहल। दैट मीन्स हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी? प्रोटोनेशन ऑफ कंपाउंड्स या एटम्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास अमीन स्पीशी आ सकती है या अल्कोहल। सबसे हम कॉमन अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल के पास लोन पेयर है, जब उसमें मैं H पॉजिटिव ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हमारा वाटर इजीली निकल जाता है। अगर यहाँ से वाटर निकलेगा तो पीछे हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। देन उसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमारे क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी अमीन में नाइट्रस एसिड एसिडिक कंडीशन में ऐड करते हैं तो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। दैट इज पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। मेरे पास कोई अमीन है, उसमें मैं नाइट्रस एसिड ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे RN2Cl N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो मेरे पास R पॉजिटिव N2 रिलीज होते हैं, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वे है बाय एक्शन ऑफ सुपर एसिड। सुपर एसिड हमारे क्या होते हैं? सुपर एसिड में आप कह सकते हो जैसे हमारा एंटामनी पेंटाफ्लोराइड है, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड है, ये हमारे सुपर एसिड्स होते हैं। दैट इज बाय एक्शन ऑफ सुपर एसिड्स। सपोज मेरे पास RF है, अल्काइल फ्लोराइड है, ये हमारा SbF5 के साथ R पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन। ये सारे हमारे मेथड्स है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के, इन वे से हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। देन इसके बाद है हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन
ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास कार्बोकेटाइन में सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास मिथाइल केटाइन आ गया। इस केस में हमारे कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 2s एंड 2p में हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब इस केस में अगर आप क्लोजली देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बने। जितने भी किसी एटम में सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हमें ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि H के साथ बॉन्ड बना दे। अब इस केस में हमारे पास 2 ऑर्बिटल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हमें 3 चाहिए बिकॉज हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट हो जाए, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या आएगा। अब इस केस में मुझे 3 बॉन्ड सिग्मा चाहिए, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल एटॉमिक मेरे हाइब्रिड करेंगे, दैट मीन्स मेरे पास 1 एक s और 2 p ऑर्बिटल, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इस केस में। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई मेरे पास, उस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। तीनों ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और एक ऑर्बिटल मेरे पास क्या रह गया, जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हम कह रहे हैं ना पॉजिटिव, जब भी कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है अगर पॉजिटिव बना दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का मेरे पास लॉस हो रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हमारा लूज हो गया। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल की जो हमारे पास है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास बॉन्ड एंगल 120 आ जाता है। मेरा मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर शेप कर जाता है, इट मीन्स हम ट्राइगोनल प्लेनर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मेरे पास मिथाइल केटाइन की स्ट्रक्चर होगी। और तुम कह सकते हो कार्बोकेटाइन है जो मेरे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है और वो प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव सारे इफेक्ट स्टडी कर लिए हैं। उन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे हम कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या था? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब मेरे पास डिफरेंट कार्बोकेटाइन्स हैं। सबसे पहले मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ये कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी चार्ज स्पीशीज, सबसे पहला पॉइंट हमारा, अगर उस पर वो चार्ज इंक्रीज होता है तो अनस्टेबल होती है, वो चार्ज डिक्रीज होता है तो स्टेबल होती है। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उन पे चार्ज डिक्रीज हम इलेक्ट्रॉन डोनर से कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उन पे चार्ज डिक्रीज हम विथड्रॉइंग ग्रुप से कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, कोई भी ग्रुप अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगी। अब इन चारों में अगर हमने कंपैरिजन करना है, जिस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो मेरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इस केस में मेरे पास कितने डोनेटिंग ग्रुप है?
3, इस केस में 2, इस केस में 1, इसमें कोई भी नहीं। तो मेरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होंगे। कार्बोकेटाइन की हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं। टर्शियरी मेरे सबसे स्टेबल होंगे, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जितना ज़्यादा इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर होएगा उतनी ज़्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम स्टेबिलिटी के लिए देखते थे मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। अब इस केस में मेरे पास सपोज मैं इथाइल मिथाइल सब में देख रही हूँ मेरी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। सपोज मैं इन 2 में ही कंपेयर करूँ, ऐसे आप बाकी सब में भी कंपेयर कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते थे, मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती थी। कहाँ होती थी, अर्थ एंड कार्बन एंड पी ऑर्बिटल में। दैट मीन्स यहाँ पे मैं H पॉजिटिव दिखा रही हूँ, H डबल बॉन्ड CH2। अब जितना कार्बोकेटाइन के साथ कार्बन लगी है और उन पे जितने हाइड्रोजन लगे हैं मेरी, उस केस में उतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इस केस में केटाइन वाली कार्बन के साथ 1 कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन लगे, तो मेरी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिख रही हूँ इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, बाकी दोनों भी आप ऐसे ड्रॉ। अब मेरे पास इसके बाद है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इस केस में अगर मैं 1 के केस में ड्रॉ करूँ, H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH3। कार्बोकेटाइन वाली कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, उनमें 3 हाइड्रोजन लगे, क्योंकि 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे इस केस में। जब मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ऐसी टर्शियरी के केस में कार्बोकेटाइन वाली कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, उनपे 3 हाइड्रोजन लगे। दैट मीन्स 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो मेरा ऑन दैट बेसिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से मेरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन मेरा प्राइमरी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब मेरे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। सबसे पहले देन हमारे पास बेंजल हो जाता है, 2 एरोमेटिक ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे दिखा दे हम। ऐसे हमारे पास ट्राइफिनाइल हो सकता है। ट्राइफिनाइल मीन्स हमारे 3 एरोमेटिक रिंग्स लग गई। एक के केस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी तीनों के केस में आप इजीली ड्रॉ करके टोटल काउंट करके इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारा ये रेजोनेंस इफेक्ट में हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है केटायन है कॉन्जुगेशन में है एरोमेटिक रिंग के, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे फोर्थ पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गई। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे पैरा पोजीशन पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास अगेन, दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगी, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना के अगेन मेरे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन दिस वे ये मेरी एक एरोमेटिक रिंग के साथ इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2 के साथ डबल नंबर हो जाएगा, 3 के साथ मेरा ट्रिपल हो जाएगा। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
मैंने आपको एक के साथ ड्रॉ करके बता दिया, बाकी सभी एरोमेटिक रिंग के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या हो गया, मोर इज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मेरे पास ट्राइफिनाइल वाला, ट्राइफिनाइल में ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होएगा। देन हमारे पास डाइफिनाइल आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास अकेला फिनाइल वाला, जिसको हम बेंजाइल भी बोल देते हैं, कार्बोकेटाइन आएगा। तो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों कार्बोकेटाइन्स का ये वाला हो जाएगा। देन उसके बाद है, अगर हमारे एरोमेटिक रिंग पे भी डोनेटिंग ग्रुप लगे, अभी तक तो हमने कहा ना एरोमेटिक रिंग हमने अनसब्स्टिट्यूटेड लिखा है, तो मेरे पास उस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब हमारे डोनेटिंग ग्रुप पे दैट मीन्स हमें कार्बोकेटाइन उतने एक्सटेंट तक ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सपोज मेरे पास ये 3 कंपाउंड है, दूसरा हमारे पास फिनाइल ही है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, दैट इज बेंजाइल कह सकते हो। तीसरा मेरे पास विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब मेरे पास कोई भी चार्ज स्पीशी है, उस पर अगर वो चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, अगर वो चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय डोनेटिंग ग्रुप। ओ मेथॉक्सी मेरा डिनोटिंग ग्रुप, ये मेथॉक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मेरा विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप पे, एरोमेटिक रिंग पे भी है, तो ये मेरा सबसे स्टेबल हो जाएगा। इस केस में स्टेबिलिटी उससे कम, विथड्रॉइंग के केस में मेरी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा प्लस आर इफेक्ट होगा उतने कार्बोकेटाइन्स मेरे स्टेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होते हैं, उनका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देन उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।